Hello students, I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज से हम शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स फॉर इग्नू PGDRPC एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टाइम हमारे पास कम है एंड कोर्स ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा रिग्रेस होने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आपने बैचलर्स एंड मास्टर्स अच्छे से कर रखी है तो देन इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। हाँ, लेकिन जितना भी आपके पास टाइम है इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना होगा। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो यू हैव टू बी इन एग्जामिनेशन मोड, ठीक है, फॉर दीज मैनी डेज जब तक आपका एग्जाम होता है। देन इट विल बी नॉट दैट टफ टू क्लियर इट, ठीक है। सो मैं यहाँ जो आपकी हेल्प करने वाली हूँ थ्रू दिस क्रैश कोर्स, इट विल बी कि हम हर यूनिट यहाँ कवर करेंगे। मेरा टारगेट तो यही रहेगा कि हम इस सिलेबस को कंप्लीट कर लें बिफोर योर एग्ज़ाम, ठीक है। हालांकि टाइम कम है, लेकिन हम सारे टॉपिक्स को यहाँ टच करने की कोशिश करेंगे। एंड आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि आपको शायद विद इन अ डे मल्टीपल वीडियोस भी चैनल पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर एक वीडियो आएगी तो उस हिसाब से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग हम करेंगे एक एक वीडियो से एंड देन वी विल बिल्ड अप द स्पीड, ठीक है। हर यूनिट के बाद हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ दैट यूनिट एक दिन के लिए, और देन वी विल जंप टू अनदर यूनिट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। एंड आपको जब भी मैं कोई भी क्लास यहाँ पढ़ा रही होंगी तो साथ के साथ मैं आपको बीच बीच में भी आपको गाइड करते हुए चलूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। इग्नू की तरफ से तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन PGDRP बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती हैं, तो उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके आधार पे आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप नोट्स के फॉर्म में अपने पास लिख सकते हैं। एंड जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगी यू कैन नोट दैट डाउन फॉर योर रिविजन एंड ऑल, ठीक है। तो आप उसके साथ साथ आप अगर अपनी जो पुराने कोई नोट्स हैं जो आपने कॉलेज टाइम में पढ़े हैं, ठीक है, वॉट एवर यू हैव, तो आप उनको भी साथ के साथ यहाँ रिवाइज कर सकते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई और अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश यहाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट एंड हेल्प करने की रहेगी, एंड आई एम श्योर इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्लास टुडे, ठीक है। सो सिलेबस और बाकी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी वीडियो हमने डिस्कस कर ली थी पहले। आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, आपने नहीं देखा है तो। आज की क्लास फर्स्ट क्लास हमारी होने वाली है। टोटल यहाँ पे सिलेबस में यूनिट है 6। यूनिट 1 से हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 है आपकी अबाउट जनरल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हमारा जो भी हिस्ट्री रही है साइकोलॉजी की बेसिकली वो हम पढ़ेंगे, एंड देन कुछ और फर्दर टॉपिक्स यहाँ पे हम करेंगे। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलने वाले हैं जो इग्नू ने प्रिस्क्राइब किया है फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है आपका, नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी हमें पढ़ना है। देन स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन एंड इमोशन, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, एंड लास्ट पर्सनैलिटी, ओके। आज हम जो टॉपिक पिक कर रहे हैं इट इज़ फर्स्ट ऑफ कोर्स नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी को आज हम कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ओके। सो सबसे पहले हम करेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ओके। अब नेचर ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है? कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इसका मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि साइकोलॉजी है क्या बेसिकली, है ना। तो साइकोलॉजी को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे उसकी जो नॉलेज थी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी कि साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन थी उसको कैसे कैसे टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया गया। एंड आज की डेट में हम साइकोलॉजी से क्या समझते हैं कि साइकोलॉजी बेसिकली किस चीज़ का फील्ड है, वो हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अर्लियर टाइम की अगर बात करें, जब बहुत स्टार्ट हुई थी साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी को माना जाता था फिलोसफी का पार्ट, ठीक है। इट वॉज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ
फिलॉसफी। इसलिए आप देखेंगे कि साइकोलॉजी का जो नाम है वो भी साइक इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। साइकी, साइकी का मतलब क्या होता था? सोल। ओके, तो जो फिलॉसफी थी वो सोल के बारे में बात करती थी एंड इसको फिर कहा गया इट इज अ साइंस ऑफ सोल, ठीक है। तो बहुत स्टार्टिंग जब साइकोलॉजी की हुई तो इट वाज कंसीडर्ड, या फिर इसकी डेफिनेशन जो थी वो कंसीडर्ड की गई एज अ साइंस ऑफ सोल, ठीक है। लेकिन साइंस ऑफ सोल जब इसको कहा गया तो प्रॉब्लम क्या आई कि जो सोल है उसको हम किसी एविडेंस के थ्रू हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, है ना। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सोल क्या है, बेसिकली हम कुछ उसका एविडेंस नहीं दे सकते, तो फिर ये किस तरीके से साइंस हो गई, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को जो है नहीं एक्सेप्ट किया गया। ओके, फिर उसके बाद क्या आया? अब सोल को तो इन्होंने नहीं माना कि ठीक है साइंस, इट इज़ नॉट अ साइंस ऑफ सोल, देन व्हाट इज साइकोलॉजी? फिर इन्होंने बोला कि अच्छा साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड। इसके बाद अब माइंड बोल दिया, माइंड के साथ क्या प्रॉब्लम आई कि अगेन माइंड जो है वो आपका मेजर नहीं किया जा सकता, है ना। एंड इसमें आपके जो बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, उसकी भी कोई बात नहीं हुई। तो सिर्फ साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड कह देने से भी ये साइंस की कैटेगरी में नहीं आई, ठीक है, या फिर ये अच्छे से डिफाइन नहीं हुई। साथ ही साथ ये जो साइंस ऑफ माइंड था ये भी अगेन एक तरीके की मेंटल फिलॉसफी ही कंसिडर हुआ था, ठीक है, मेंटल फिलॉसफी। तो उसी तरीके का ये फील्ड हो गया था जैसा कि साइंस ऑफ सोल टाइप में इसको इशू आ रहे थे। तो अगेन ये भी नहीं कंसिडर हुआ, ये भी नहीं एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद क्या बोला गया कि अच्छा अगर सोल नहीं है, माइंड नहीं है, तो इट मे बी अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये होगी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस तो बोल दिया, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम आया? अब आप देखो, आपकी कॉन्शियसनेस मेरी कॉन्शियसनेस से अलग है, किसी थर्ड पर्सन की कॉन्शियसनेस हमसे अलग है, फोर्थ पर्सन की अलग है, यानी कि कॉन्शियसनेस जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। एंड किसी भी साइंस के फील्ड में अगर आपको स्टडी करना है तो ऑब्जेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक कंसेप्ट्स, है ना। तो यहाँ पे इसको साइंस की कैटेगरी में कैसे रखें हम, अगर ये बिल्कुल इतना सब्जेक्टिव एक फील्ड है तो ये डेफिनेशन भी सही नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी मिसिंग थी, ठीक है। और क्या इशू था इसके साथ? अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बोला कि कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब साथ के साथ क्या हो रहा था उस दौरान कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी का फील्ड भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, यानी कि अनकॉन्शियसनेस की भी बातें चल रही थी, है ना। तो अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी अगर है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें होती थी कि अनकॉन्शियसनेस से आपके जो इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, वो भी तो हैं। तो अगर सिर्फ साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस की स्टडी है तो व्हाट अबाउट दोज इश्यूज विच आर कमिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियसनेस, है ना, अनकॉन्शियस माइंड। तो नॉट अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली, ठीक है। तो अनकॉन्शियस माइंड से जो इश्यूज आ रहे हैं उनका क्या? तो यानी कि ऐसा नहीं है कि माइंड का पार्ट सिर्फ कॉन्शियसनेस है, माइंड में अनकॉन्शियस पार्ट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड की भी डिस्क्रिप्शन नहीं था, तो इसलिए भी इस डेफिनेशन को एक्सेप्टेंस नहीं मिली फाइनली। ओके, तो यहां तक जो था आपका इस तरीके से आपकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत रही जब साइकोलॉजी को डिफाइन करने की बातें चल रही थी। तो अब क्या हुआ उसके बाद, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने तरह तरह से साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की। एंड जो साइकोलॉजिस्ट ने जब डिफाइन किया तो मैक्सिमम उन्होंने जो भी डेफिनेशंस दी उनमें कहीं ना कहीं हर कोई इसको बता रहा था एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। तो इन्होंने जो एम्फेसिस किया था वो किया था इट इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। उस दौरान स्टडी ऑफ बिहेवियर इन्होंने बोला। और क्या बोला? जो कॉमन चीज निकल के आई सबकी डेफिनेशन में वो थी कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉग्निटिव
या मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है, इनकी स्टडी थी। तो ये जो दो चीजें थी, ये लगभग हर एक साइकोलॉजिस्ट अपनी अपनी डेफिनेशंस जब देते जा रहे थे, सारे फेमस साइकोलॉजिस्ट, तो उसमें किसी ना किसी तरीके से इन दोनों चीजों को ये यूज करते जा रहे थे, ठीक है। एंड टिल डेट भी हम जो अब साइकोलॉजी को समझते हैं कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर आज के डेट में कोई आपसे पूछे व्हाट इज साइकोलॉजी, देन साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे आज की डेट की हम डेफिनेशन, जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, दैट वी कैन राइट कि साइकोलॉजी is a science that studies human behavior in relation टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो भी एनवायरनमेंट होता है, जो भी सिचुएशन होती है उसके रिलेशन में, एंड जो दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं उनके रिलेशन में क्या बिहेवियर है, ठीक है, एंड अदर इंडिविजुअल्स और क्या है, एंड ऑल्सो कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। सो कॉग्निटिव एंड, और लिख सकते हैं इसको मेंटल प्रोसेसेस, क्योंकि कॉग्निटिव एंड मेंटल प्रोसेसेस थोड़े से आपके डिफर भी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन एज ऑफ टुडे, ठीक है। या साइकोलॉजी का नेचर क्या है कोई पूछे तो ये दोनों चीज उसमें आपके आएंगी। यू हैव टू कीप इन माइंड कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात होनी चाहिए एंड आपके मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। अब इनमें फर्दर चीजें हैं कि हाँ, बिहेवियर के बारे में, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में, कॉजेज ऑफ बिहेवियर, एबनॉर्मेलिटी इन द बिहेवियर, ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियर, है ना, तो वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन ये जो है आपकी ये ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म्स हैं कि ये तो डेफिनेशन में रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट जो हमारी हिस्ट्री या नेचर ऑफ साइकोलॉजी था वो है। अब इफ यू वांट यू कैन टेक अ शॉर्ट नोट ऑफ दिस एंड देन आई विल टेल यू टू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस बैकग्राउंड, ठीक है। ओके, सो ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, एंड आई होप कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है आपकी डेफिनेशन से रिलेटेड साइकोलॉजी की, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है। अब दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं यहाँ आपको देने वाली हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड की पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है वो कहाँ आई, ठीक है, वर्ल्ड की। पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड में फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ बनी। फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, वर्ल्ड की है ये। तो ये कहाँ बनी थी? ये बनी थी जर्मनी में। किसने बनाई थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विल्हेम वुंट, ठीक है। सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विल्हेम वुंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और कहाँ बनाई थी इन्होंने? ये बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिश में, जो कि है आपकी जर्मनी में। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिश में ये बनाई गई थी जर्मनी में इन द ईयर 1879, ठीक है, इन 1879। ओके, एंड यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो विल्हेम वुंट को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, है ना। सो ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर इसमें से बनेंगे तो बनेंगे।
यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट, ठीक है। अगर पूछा गया कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, विल्हेम वुंट, एंड इन जो फर्स्ट लेबोरेटरी वर्ल्ड की थी अबाउट साइकोलॉजी, तो वो एस्टेब्लिश की थी इन्होंने इन 1879 एट यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सिश इन जर्मनी, ठीक है। एंड यही थे जिन्होंने अपने आप को फॉर्मली सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट कहना शुरू किया था, ठीक है। उससे पहले साइकोलॉजिस्ट जो है ये टर्म यूज नहीं होती थी, इन्होंने ऑफिशियली या फॉर्मली यू कैन से अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कहना शुरू किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था सबसे पहले वो कहाँ आया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ये आया था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, ठीक है। सो इट वाज, एंड ये किन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एन सेन गुप्ता, ठीक है, नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता। इट वाज by N सेन गुप्ता, ठीक है। NN stands for नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता इन द ईयर 1916, ठीक है, 1916 एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में, ओके। सो ये दो इंफॉर्मेशन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको आई होप ये अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको याद हो भी गई होंगी वैसे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है अगर बनना हुआ तो, कि जैसे फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी किसने बनाई, विल्हेम वुंट ने बनाई, 1879 में बनी, कहाँ बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्सिश जर्मनी, ठीक है। ऐसे ही इंडिया में कहाँ बनी थी, तो इंडिया में आपकी बनी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में, डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बाय NN सेन गुप्ता इन 1916, ठीक है। एंड इनको जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एज वेल, ओके। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब हम बात करेंगे, स्कोप एंड मेथड्स रहते हैं, पहले हम मेथड्स की बात करेंगे क्योंकि स्कोप ज़्यादा वाइड है, ठीक है। सो मे बी यू कैन नोट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन वी विल जंप ऑन टू द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ओके, सो अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी की, ठीक है। नेचर हमने कर लिया है, अब हम देखते हैं मेथड्स। अब मेथड्स का क्या मतलब है, अब साइकोलॉजी का फील्ड तो हमने देख लिया कि क्या है, इट इज़ अ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो अब ये चीज़ स्टडी करने के लिए ऑफ कोर्स है कि हमें कुछ ना कुछ मेथड्स फॉलो करने होंगे, है ना। अब वो मेथड्स, अगर हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ मेथड्स होंगे। अगर हम साइकोलॉजी के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो उनके कुछ मेथड्स होंगे। अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके कुछ मेथड्स होंगे, है ना। अब जब ये एक साइंस का फील्ड बन जाता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है मेथड्स की, प्रोसेसेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिस टाइप से हमें काम करना है साइकोलॉजी के फील्ड में, है ना, टेस्टिंग के फील्ड में, असेसमेंट के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, तो उस हिसाब से जो है हमारे अलग अलग मेथड्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे, है ना। तो इसलिए हमें पढ़ने हैं यहाँ पे मेथड्स। तो इसी तरीके से जो भी हम मेथड पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपने पहले पढ़े हुए हैं एंड वो कहाँ कहाँ पे आप उनको यूज़ भी कर चुके हैं एज अ स्टूडेंट भी, एंड आपने सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा कि कैसे कैसे वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसमें बात करें मेथड्स की, वन बाय वन हम देखते हैं। मैक्सिमम मेथड जितने हो सकते हैं मैं यहाँ कवर अप करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मेथड होता है एक, ठीक है, जहाँ पे हम खुद जो है इंट्रोस्पेक्शन करके अपने बारे में चीज़ें बताते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज सेल्फ रिपोर्ट मेथड। अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स को, ठीक है, अपने जो हम
एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, फीलिंग्स होते हैं उसको जब हम खुद से रिपोर्ट करते हैं दैट इज नोन एज सेल्फ रिपोर्ट। ठीक, उसके बाद और कौन सा होता है, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन होती है। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जो भी हम ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड उसके थ्रू जब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को तो वो इसमें आती है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे जो मेथड्स होते हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन बिलीफ सिस्टम या आर्ग्यूमेंट्स या अपने ओपिनियन के आधार पे, नो, हम यहाँ जो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने वो चीज़ें कैसे ऑब्जर्व की, थ्रू डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स, है ना, चाहे वो डॉग एंड बेल वाला एक्सपेरिमेंट हो, बॉबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट हो, तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया है ना। ऐसा नहीं कि ओके जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया या आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू या बिलीफ सिस्टम के थ्रू किसी चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की, नो। सो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, नॉट ऑन आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन और बिलीफ। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन और बिलीफ का कोई नहीं है यहाँ पे। आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन, बिलीफ, अगर ये चीज़ें कहीं पे लिखी आ जाए तो फॉर श्योर वो आपका मेथड नहीं है इन साइकोलॉजी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या है हमारे यहाँ पे, और क्या मेथड होता है, सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, उस हिसाब से हम चलते हैं जब हम रिसर्च करते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच एंड थ्योरी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच एंड थ्योरी। ठीक है, ये रहती है हमारी, जैसे कि हमने जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा एक सिस्टमेटिक पैटर्न रहता है। ठीक है, हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में हमारी चलती हैं। ये नहीं कि पहले कुछ कर लिया फिर कुछ कर लिया, राइट। तो हमारा जो मेथड है एक है वो है सिस्टमेटिक अप्रोच एंड थ्योरी। ओके, और कैसा मेथड फॉलो करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं मेजरमेंट फॉलो। ठीक है, मेजरमेंट, ये मेजरमेंट इज अ साइंटिफिक मेथड, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में हम चीज़ें मेजर करते हैं, है ना, तो वैसे ही साइकोलॉजी में भी मेजर करते हैं, जैसे कि हम आईक्यू मेजर करते हैं या ट्रेट्स जानने की कोशिश करते हैं किसी पर्सनैलिटी में, तो वो सब चीज़ें जो है वो मेजरमेंट में आ जाएंगी। ओके, देन और क्या हो सकता है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स या कंसेप्ट। हमारे यहाँ ये नहीं है साइकोलॉजी में कि कुछ भी बोल दिया, अगर कोई टर्म बोली है, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, उसका प्रॉपर कंसेप्ट है। इवन आप देखो कि साइकोलॉजी के नेचर में हमने यही बात जानी है कि साइकोलॉजी वर्ड की भी हमारे पास करेक्ट डेफिनेशन आने तक हमने उसको किसी ना किसी तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, फिर उसको एक्सेप्टेंस मिला नहीं मिला, तो इस तरीके से चीज़ें होती रही। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं हमारी, जो कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, दे आर प्रॉपरली डिफाइंड। ठीक है, दे आर नॉट वेग, दे आर नॉट बेस्ड ऑन समबडीज ओपिनियंस। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ कंसेप्ट, टर्म्स एंड कंसेप्ट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स या कंसेप्ट। आई होप समझ आ गया आपको ये, है ना, कि सब कुछ जो है वो डिफाइन है। एंड डिफाइन कैसे है, विद डिफाइन कंसेप्ट्स ऑपरेशनली। ठीक है, कैसे डिफाइन होता है, यहां पे मैं लिख रही हूं विद डिफाइन कंसेप्ट्स कंसेप्ट्स को जब डिफाइन करते हैं तो वी डिफाइन कंसेप्ट्स ऑपरेशनली। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ऑपरेशनली कैसे डिफाइन करते हैं हम, इसका मतलब है इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे कि इंटेलिजेंस है ना, तो इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ये सब चीज़ें हम
डिफाइन करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। ऐसे अगर कोई एक लेमैन लैंग्वेज में अगर कोई इंसान होगा, वो कह देगा दिस पर्सन इज इंटेलिजेंट, दिस पर्सन इज नॉट इंटेलिजेंट, है ना। वो किस बेसिस पे कह देगा? वो अपने खुद के ओपिनियन के बेसिस पे कह देगा। जैसे कि आपने कई बार सुना भी होगा कि स्पेशली इन आवर सोसाइटीज़ कि जो इंग्लिश में अगर बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है एंड तो उसको जनरली जो लेमन लैंग्वेज में लोग बोल देंगे हाँ दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, है ना। और ये कई बारी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी चलते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या रहता है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग है उसको साइन ऑफ इंटेलिजेंस कंसीडर कर लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। और ये यहाँ पे साइकोलॉजी में ऐसी चीज़ों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशनली डिफाइन किया जाता है चीज़ों को। ऑपरेशनली मतलब कि हम उनको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो देयर इज़ अ प्रॉपर मेथड टू डिफाइन इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी। उसमें बताया जाता है कि इंटेलिजेंस क्या है, कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं। देन ओनली we can assign or we can tell how much IQ or how much intelligent a person is in terms of those definitions, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है ऑपरेशनली डिफाइन किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, जैसे इंटेलिजेंस हो गया आपका, या जैसे पर्सनैलिटीज़ को भी जो डिफाइन करते हैं हम, वी डिफाइन दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन एंड मेजरेबल टर्म्स में, है ना। देन आपका और मेथड क्या बनता है? केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है? यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर या तो किसी एक इंसान की जो लाइफ है या कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंस रहा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम स्टडी करते हैं इन डेप्थ, या फिर किसी एक स्मॉल ग्रुप को जो है इन डेप्थ हम जब स्टडी करते हैं तो वो केस स्टडी हो जाता है, ठीक है। इन डेप्थ स्टडी होती है ये, ओके। सो दिस इज इन डेप्थ स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन सा हो सकता है और क्या मेथड हो सकता है हमारा? सर्वे के मेथड होते हैं, इंटरव्यू के मेथड होते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, आई होप यू नो, है ना, सर्वे मेथड्स। लेकिन ये आप लिख सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करते टाइम ये ध्यान में रहें कि ये मेथड्स हैं। इंटरव्यू का मेथड हो गया, सो दैट कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स कंसिडर्ड इन साइकोलॉजी, तो आप पॉइंट आउट कर सके, है ना। एंड अगर आता है विच आर नॉट द मेथड्स, एंड जैसे ये बिलीफ सिस्टम, आर्ग्यूमेंट, ओपिनियन दिया हुआ है, तो यू कैन pick these that they are not the methods, है ना। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो टेस्टिंग के मेथड्स होते हैं हमारे, है ना, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। और क्या हो सकता है? लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन, लैब एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं। वैसे तो हमने एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन लिख दिया था, वो भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई और एक्सपेरिमेंट्स हैं तो वो भी हम यहाँ पे जैसे जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट करके हम करते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। उसके बाद है आपके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो भी हमारा मेथड होता है ना। तो जितने भी हमारे जो भी प्रोसेस रहते हैं उनमें जो भी मेथड हम यूज़ करते हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आ जाएंगे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। और एनालिसिस की बात करें तो क्या और आ सकता है इसमें? इंक्वायरी एंड एनालिसिस, सिंपली यू कैन राइट, ठीक है। इंक्वायरी करना किसी चीज़ की एंड देन उसको एनालाइज करना, ठीक है। सो दीज आर द मैक्सिमम दैट आई कुड फाइंड, एंड इसके अलावा अगर आपको भी कुछ और ध्यान में आता तो मे बी यू कैन ऐड ऑन, ठीक है। बट दीज आर लाइक all the important methods of psychology that I have told you, ठीक है। So maybe if you want to take the notes you can, and then उसके बाद हम करेंगे scope। तो ये ध्यान रखना कि कंसेप्ट्स को हम डिफाइन करते हैं ऑपरेशनली, एंड ऑपरेशनली का मतलब क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल ऑपरेशंस। मैं यहाँ लिख देती हूँ
in terms of measurable and observable operations। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम करेंगे स्कोप के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी होने वाला है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप क्या होता है, मतलब कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं विद द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी या विद द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, दुनिया में हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो साइकोलॉजी की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप है, साइकोलॉजी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है। तो इट इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन, है ना। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे स्कोप को। एक तो पढ़ेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, वहाँ से हमें कुछ नॉलेज मिलेगी इस टॉपिक के बारे में। एक हम पढ़ेंगे सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। पहले देखते हैं ब्रांचेस कि साइकोलॉजी को किस तरीके से कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, एंड उससे हमें साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में पता चलेगा। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से सब फील्ड्स हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे साइकोलॉजी डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट होके जो है अपने स्कोप को दिखाती है कि हाउ साइकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल, ठीक है। तो ब्रांचेस की पहले बात करते हैं। तो जो पहला डिवीजन ऑफ ब्रांचेस है वो है एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये दो तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कौन सी चीज़ें आती हैं या कौन सी रिसर्च आती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब है तो ऑफकोर्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द रिसर्च, है ना। तो वो रिसर्च आती हैं यहाँ पे जिनमें कि हम फिजियोलॉजिकल या कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में हम कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे अपनी मेमोरी हो गई, है ना, और लर्निंग प्रोसेसेस, ये सब आ गए। अब इसमें क्या होता है कि वी इन्वेस्टिगेट हाउ आवर बिहेवियर इज मॉडिफाइड, है ना, कि हम बेस्ड ऑन आवर कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमारा बिहेवियर कैसे जो है रोल उसका कैसे आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। या फिर हमारा जो सेंसरी सिस्टम है वो कैसे हमारे एक्सपीरियंसेस में हेल्प करता है। जैसे हमारे सेंसरी सिस्टम का जिस प्रकार का फ्लो होगा इस तरीके से हम चीज़ों को परसीव करेंगे एंड देन आवर एक्सपीरियंसेस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो जो बेसिकली फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं या कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं उनकी जो रिसर्च होती है वो होती है अंडर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या आते हैं आपके, रिसर्च इन फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ठीक है। और यहाँ पे नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या आते हैं, नॉन एक्सपेरिमेंटल में स्टडीज आती हैं जैसे कि हमें अगर पर्सनैलिटी पे या सोशल प्रोसेसेस में करनी है या डेवलपमेंटल प्रोसेस की स्टडी करनी है तो वो हमारी यहाँ पे इसमें आ जाती है। इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, सोशल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं हम, ये जनरली जैसे सर्वे मेथड्स हो गए, इंटरव्यूज हो गए, इनके थ्रू जो केस स्टडी मेथड है उनके थ्रू जब हम करते हैं तो दिस इज नॉन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या इसमें ब्रांच बनती हैं, और बनती है इसमें एकेडमिक एंड अप्लाइड, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है, एक तो है एकेडमिक, एक है आपकी अप्लाइड। एकेडमिक में क्या होता है कि हम थ्योरेटिकली जानने की कोशिश करते हैं उस सब्जेक्ट को, जैसे कि हमने पढ़ी चाइल्ड साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, है ना, तो वो आ जाती है इसमें, ओके।
जैसे कि एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, अप्लाइड का मीनिंग क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें यहाँ एकेडमिक से मिली है उसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम सॉल्व करने के लिए अब उनको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जैसे हमने पढ़ी थ्योरेटिकली एकेडमिक्स में पढ़ी, अब अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या होगा कि वहाँ से जो थ्योरीज निकल के आई, मोटिवेशनल थ्योरीज निकल के आई, उनको हम रियल लाइफ सिचुएशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ पे बनती है ब्रांच। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, by applying inputs from these academic branch। ठीक है, by applying inputs from academic branch। ओके, एंड एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया कि मोटिवेशनल थ्योरीज जो हैं हम अप्लाई करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब और क्या हमारी इसमें ब्रांच बनती हैं, और एक और इसमें क्लासिफिकेशन है ब्रांच का, विच इज जनरल साइकोलॉजी वर्सेस डिफरेंशियल साइकोलॉजी। ठीक है, थर्ड वन इज योर जनरल साइकोलॉजी एंड डिफरेंशियल साइकोलॉजी। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। जनरल साइकोलॉजी क्या होता है कि जहाँ पे हम ऐसे प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल स्टडी करते हैं जो कि कॉमनली सब पे अप्लाई होते हों। ठीक है, ऐसे कुछ फिनोमिना, ऐसे प्रिंसिपल्स हम स्टडी करते हैं जिससे हमें पता चले कि ओके ये प्रिंसिपल हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं जनरली। ठीक है, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट्स देखे रीइंफोर्समेंट्स वाले, है ना, रीइंफोर्समेंट के एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हम स्टडी करते हैं कि अच्छा कैसे रिवॉर्ड देने से कैसे आउटपुट निकलती है, पनिशमेंट देने से कैसे आउटपुट निकलती है, एंड देन वी अप्लाई देम इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गए जनरल प्रिंसिपल्स जो कि हम ऑन अ ग्रुप ऑफ पीपल या ऑन अ बिगर पॉपुलेशन जो है हम कह सकते हैं कि जनरलाइज कर सकते हैं या सिमिलर होते हैं वो सब के लिए। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। ठीक है, कैसे कोई चीज़ किसी एक पर्सन के लिए डिफरेंट है फ्रॉम द अदर पर्सन, जैसे कि जो एग्रेशन लेवल है वो हो सकता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अलग हो, है ना, या किसी का लेवल ऑफ मोटिवेशन है, या स्ट्रेस के टाइम पे कोई पर्सन कैसे बिहेव करता है, कोई कैसे बिहेव करता है ना। तो ये जो हो गए हमारे डिफरेंसेस हो गए। इन डिफरेंसेस को स्टडी करने के लिए जो हमारी ब्रांच है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल साइकोलॉजी, एंड जो जनरलिटीज या कॉमनैलिटीज को स्टडी करते हैं फिनोमिना को, वो है अपनी जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या स्टडी किया जाता है, हियर वी स्टडी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। बेसिक प्रिंसिपल्स of behavior and mental processes जो कि that apply to most of the people। ठीक है, that apply to most of the people। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें रीइंफोर्समेंट वाला आ सकता है जो मैंने आपको बताया, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट जो था उससे हमें आइडिया लगता है कि पनिशमेंट का या रिवॉर्ड्स का क्या फंक्शन हो सकता है ना। एंड डिफरेंशियल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, वी स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें हमने क्या डिफरेंसेस देखे कि किसी का एग्रेशन लेवल कैसे अलग है दूसरे से, स्ट्रेस में कोई कैसे रिस्पॉन्ड करता है, या मोटिवेशन लेवल कैसा है इन सेम सिचुएशन, है ना। तो ये हो गई आपकी ब्रांचेस। ठीक है, मे बी यू कैन नोट देम डाउन, एंड देन हम दूसरा पार्ट करेंगे सब फील्ड्स। ओके।
ओके, हमने ब्रांचेस देख ली साइकोलॉजी की, एंड अब हम साइकोलॉजी के स्कोप को थोड़ा और एनहांस तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, तो वो जानेंगे हम सब फील्ड्स के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन से सब फील्ड्स हैं जहाँ पे कि हमें साइकोलॉजी का स्कोप देखने को मिलता है। ठीक है, वन बाय वन उनके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट इज बायोसाइकोलॉजी। ठीक है, ये तो आपका इस यूनिट में भी है, PGDRPC की जो हमारा एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं क्रैश कोर्स, तो ये फर्स्ट यूनिट है, उसी में हमारा बायोसाइकोलॉजी भी है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो बायोसाइकोलॉजी इज अ सब फील्ड। बायोसाइकोलॉजी में क्या होता है, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की यहाँ बात हो रही होती है, कैसे जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को। ठीक है, एंड स्पेशली बात करते हैं हम यहाँ पे जेनेटिक्स की। ठीक है, सो एक तो हो गया बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स की स्पेशली जब हम एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं ना कि कौन कौन सा जो डिसऑर्डर है या कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटी है, उसमें हेरिडिटी का कितना रोल रहा होगा, कैसे जेनेटिक्स के थ्रू जो है एबनॉर्मेलिटी पास होती है ना, इनहेरिटेंस के थ्रू। तो पर्टिकुलरली एबनॉर्मल बिहेवियर में जेनेटिक्स का रोल हम जानने की यहाँ कोशिश करते हैं। उसके बाद हम रोल ऑफ केमिकल फैक्टर्स जैसे हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में भी हम इसी फील्ड में, इसी सब फील्ड में जानते हैं। ठीक है, रोल ऑफ केमिकल फैक्टर्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके सीक्रेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, हार्मोन्स यू कैन से, एंड दे आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और ओके, सो इनसे केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं, इनसे क्या इन्फ्लुएंस होता है, इनसे हमारा मूड, हमारा टेम्परामेंट, हमारा इमोशनल बिहेवियर, वो सब जो है वो इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो दिस इज बायोसाइकोलॉजी। और क्या आता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कॉग्निटिव प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका मेमोरी हो गया, परसेप्शन हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेसेस आ जाएंगे, मेमोरी, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, हमारी रीजनिंग होती है, वो सारे प्रोसेसेस यहाँ पे आ जाएंगे। उनके बारे में ये फील्ड जो है स्टडी करता है। ठीक है, सो ऑल कॉग्निटिव प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सब आ गया आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर। ओके, देन एक और फील्ड की हम अगर यहां बात करें, थर्ड, इट इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। ठीक है, कंपैरेटिव साइकोलॉजी। अब इसमें से बहुत सारे फील्ड ऐसे होंगे जो आपने सुने होंगे, आपने पढ़ा होगा, जिनके बारे में कुछ एक ऐसे होंगे जो कि आपने नाम, चीज़ें पता होंगी, लेकिन हो सकता है कि उसका नाम ना पता हो, है ना, लेकिन अभी आपको उस तरीके से सब पता चल जाएगा। सो कंपैरेटिव साइकोलॉजी को बोलते हैं एनिमल साइकोलॉजी भी, यू कैन से, और एनिमल साइकोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली
यहाँ पे कंपेयर होता है बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, स्पेशली एनिमल्स का, कि एक एनिमल का दूसरे एनिमल से जो बिहेवियर का डिफरेंस है उनको अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता है। डिफरेंस कह लो या उनका आपस में क्या कोरिलेशन है या वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश की जाती है ऑन डिफरेंट स्पीशीज, ऑन डिफरेंट एनिमल्स, एंड देन क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उनके बिहेवियर को एंड देन उसको अप्लाई करते हैं ऑन ह्यूमंस, ठीक है। वहाँ से हमारे कंसेप्ट निकल के आते हैं उस कंपैरेटिव स्टडी से एंड देन हम उन कंसेप्ट को यूज़ करते हैं ऑन ह्यूमंस, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक होती है हमारी क्वीन बी, है ना, मधुमक्खियों में क्वीन बी होती है और बाकी होती है वर्कर बीज, ठीक है। तो क्वीन बी जो होती है वो वर्कर बीज को बेसिकली गाइड करती है कि आपको कैसे कैसे काम करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, उनको गाइड करती है एंड देन जो वर्कर बीज है उसको फॉलो करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये स्टडी किया गया है ऑन क्वीन बीज एंड वर्कर बीज, ठीक है। दे आर डिफरेंट स्पीशीज, है ना। वहां से इस कंसेप्ट को जब लिया गया तो ये यूज हुआ ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। तो कैसे वहाँ पे टीम वर्क कैसे हो, कैसे जो लीडर हैं वो कैसे गाइड करें अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो इस तरीके से वो जो कंसेप्ट वहाँ से लिया गया इट इज़ अप्लाइड ऑन ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ से लीडरशिप के बारे में हमें सीखने को मिलता है, टीम वर्क के बारे में सीखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम उस जो कंसेप्ट जो हमने वहां से सीखा है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ कंपैरेटिव साइकोलॉजी वर्क्स, ठीक है। आई होप ये समझ आया आपको, एंड इसको एनिमल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सो कंपेयर बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यहां पे यू कंपेयर बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, एंड स्पेशली एनिमल्स, ठीक है। एंड देन यू अप्लाई विच कैन बी कंपेयर्ड विद एंड अप्लाई ऑन ह्यूमन टू ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, विच कैन बी कंपेयर्ड और applied to human behavior, ठीक है। एग्जाम्पल क्वीन बी एंड वर्कर बीज का ले सकते हैं आप, ठीक है। समझा दिया मैंने एग्जाम्पल आपको। ये किसके बारे में बताता है बेसिकली, ये आपको लीडरशिप एंड टीम वर्क के बारे में बताता है, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, यहाँ पे आप लिख लेना उसको, ठीक है, या याद रखना। नेक्स्ट, कल्चरल साइकोलॉजी। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पे स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, कल्चर को, है ना, किसी सब कल्चर को, किसी एथनिक ग्रुप को यहाँ पे स्टडी करते हैं और देखते हैं कि लोग क्या क्या कल्चर फॉलो करते हैं एंड विद इन द सेम कल्चर कैसे डिफरेंट है लोग एक दूसरे से, या फिर अलग अलग कल्चर्स को स्टडी करते हैं एंड उनको कंपेयर करते हैं कि ओके इस कल्चर के लोग किस टाइप से बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या कैसे चीज़ों को देखते हैं, दूसरे टाइप के कल्चर के लोग कैसे देखते हैं, या फिर इंटरनेशनली जो है एक दूसरे नेशन में कोई कल्चर कैसे परफॉर्म कर रहा है या कैसे बिहेव कर रहा है, सेम टाइप का कल्चर अगर किसी दूसरे नेशन में है तो वहाँ पे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आती हैं आपकी कल्चरल साइकोलॉजी में, ठीक है। अक्रॉस द नेशंस भी हम बिहेवियर कंपेयर करते हैं एंड क्रॉस कल्चरल रिसर्च भी इसमें होती है ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो है ये फील्ड चलता है, टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसको नाम दिया गया है, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, ये मैं आपको बाद में टाइम दे दूंगी नोट डाउन करने का, अभी चल रहे हैं तो फ्लो में पहले सारे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, है ना। देन इज योर जेंडर साइकोलॉजी। कितने हो गए थे वहाँ पे, 5 हो गए थे, है ना। 6th इज
जेंडर साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे हर किसी जो भी बिहेवियर होता है वो इस चीज़ से भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका जेंडर क्या है, आपका जेंडर का रोल क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है। तो इस एंड स्पेशली देन सोसाइटी टू सोसाइटी, नेशन टू नेशन, प्लेस टू प्लेस, कल्चर टू कल्चर, ये चीज़ें जो है वेरी करती हैं। तो यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी को स्टडी किया जाता है, रोल ऑफ जेंडर स्टडी किया जाता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ किसी जेंडर का रोल क्या रहता है उसको स्टडी किया जाता है एंड देन वी स्टडी कि ठीक है उसका बिहेवियर पे कैसे इम्पैक्ट आता है, कैसे इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली वी स्टडी जेंडर आइडेंटिटी एंड रोल ऑफ जेंडर थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, देन आता है आपका लर्निंग साइकोलॉजी। इसके बारे में भी हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, लर्निंग के बारे में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपकी जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग हैं वो बनाई जाती हैं, उन पे डेवलपमेंट होता है एंड देन वो हमारे यूज़ की होती हैं इन स्कूल्स, इन एजुकेशनल सिस्टम्स एंड ऑल, है ना, या सोसाइटी में भी। सो यहाँ पे वी डेवलप लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, देन और क्या फील्ड है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, ये भी हमारा इसी यूनिट का पार्ट है। ठीक है, पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं पर्सनैलिटी के ट्रेट्स, पर्सनैलिटी के डायनामिक्स, है ना, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को एसेस करते हैं, कॉजेज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखती है पर्सनैलिटी में, है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो यू कैन टेल कि यहाँ पे असेसमेंट होता है पर्सनैलिटी का, पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश की जाती है, अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो उसको, उसके कॉज को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये सब यहाँ स्टडी किया जाता है। देन इज योर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे बॉडी के जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं उसको स्टडी करने के लिए है ये फील्ड। ठीक है, तो जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो भी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं उसको ये स्टडी करता है। ठीक है, एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है फिर हमारी थिंकिंग पे, हमारे सेंसेस पे, वो यहाँ हम स्टडी करते हैं। सो इट इज़ बायोकेमिकल चेंजेस विद इन आवर नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या स्टडी करते हैं हम, स्टडी बायोकेमिकल changes within our nervous system। ठीक है, देन परसेप्शन एंड सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी। ठीक है, सेंसेशन एंड परसेप्शन साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम सेंस ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं। सेंस ऑर्गन्स को स्टडी करते हैं तो उससे क्या रिलेटेड है कि हम कैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, है ना, हमारा परसेप्शन कैसे फॉर्म होता है। अब परसेप्शन को स्टडी करेंगे तो ऑफकोर्स मिसपरसेप्शन को भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे मिसपरसेप्शन क्या हो गया, हमारे इल्यूजन्स, है ना, अगर किसी के सेंस ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे तो उससे क्या होगा, उसको मिसपरसेप्शन होगा, उसको इल्यूजन्स होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हम आगे जब साइकोपैथोलॉजी पढ़ेंगे
तब भी हम देखेंगे कि कैसे अगर सेंसेस सही से काम नहीं कर रहे, मिसपरसेप्शन हो रहा है, इल्यूजन्स हो रहा है, तो हमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, है ना। आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। तो यहाँ पे इट इज़ हर सेंस ऑर्गन के मिसपरसेप्शन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू हो सकता है इंसान को। तो यहाँ पे बेसिकली यू स्टडी अबाउट सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, और क्या, उनके परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। सेंस ऑर्गन्स आ गए तो परसेप्शन तो वहां पे आएगा ही आएगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। एंड परसेप्शन आ गया तो फिर एबनॉर्मेलिटी स्टडी करने के लिए मिसपरसेप्शन भी पढ़ना होगा, ठीक है, एंड हाउ मिसपरसेप्शन अकर्स। परसेप्शन या इल्यूजन अकर्स, ठीक है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, दिस इज इजी। तो सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है, हम ह्यूमन सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जिसमें आ जाता है कि वो कैसे ग्रुप के साथ बिहेव करते हैं, एज एन इंडिविजुअल और दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें हम स्टडी करते हैं। बेसिकली ह्यूमन सोशल बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं, क्या यहाँ पे किसी के प्रिजुडिसेस हैं, वो सब इसमें आ जाता है, ठीक। सो इट इज़ ह्यूमन सोशल बिहेवियर। और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब सोशल साइकोलॉजी वाली यूनिट आएगी, ठीक है। पर इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इनके एटीट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं हम, कन्फर्मिटी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे ग्रुप कन्फर्मिटीज फॉर्म होती है, प्रिजुडिसेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और कैसे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को या ग्रुप को हेल्प करता है, हेल्पिंग अदर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट इट, हमें और भी सब फील्ड साइकोलॉजी के वो भी पढ़ेंगे अभी। आई होप ये आपको क्लियर है, इतना ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, बट या स्कोप वाइड है तो है, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आपको ये रट्टा लगाना है कि आपको ये टिप्स पे सबके नाम याद होने चाहिए, नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये फील्ड है, इस फील्ड में क्या होता है ना। ऐसा ना हो कि अगर कोई क्वेश्चन आए कि ओके एक ऐसा फील्ड साइकोलॉजी का जहाँ पे कंपैरिजन होता है दो एनिमल्स के बिहेवियर का, एंड देन उसको ह्यूमंस पे अप्लाई किया जाता है, तो विच ऑफ दिस सब फील्ड इज दैट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इट इज़ इधर एनिमल साइकोलॉजी या कंपैरेटिव साइकोलॉजी, तो जो वो ऑप्शन आएगा उसको यू हैव टू सेलेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट वाइज क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों की, है ना, कि मिक्स ना हो जाए, ओके। देन इज योर क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये बहुत से लोगों के पास हो सकता है सब्जेक्ट भी रहा हो, क्लिनिकल साइकोलॉजी की ब्रांच भी रही हो, एंड या फिर आप एस्पिरेंट भी हो सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के। तो आपको आई होप ये पता होगा, नहीं पता हो तो पता होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे डायग्नोसिस होता है, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, एंड इमोशनल ट्रबल्स, वो सब यहाँ पे होता है, ठीक है। जो भी सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, इमोशनल ट्रबल्स होते हैं, उनका डायग्नोसिस किया जाता है, उनके कॉजेज पता लगाए जाते हैं, उनकी ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है, ठीक है। तो ये सब होता है। और क्या होता है, असेसमेंट्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और जो साइकोथेरेपीज है वो दी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे डायग्नोसिस, कॉजेज, ट्रीटमेंट ऑफ abnormal behavior, severe psychological disorders, emotional troubles,
ठीक है, या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है, एटसेट्रा। ओके, ये सब होता है। यहाँ पे क्या साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, साइकोथेरेपी दे सकते हैं, और यहाँ पे असेसमेंट्स भी किया जाता है, ठीक है, पर्सनालिटी का असेसमेंट या किसी भी ट्रेट को लेके उसका असेसमेंट करना, ठीक है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो आपके सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे, यू हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू कैन, कि क्या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है? कैन अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ठीक है, कि जो भी अगर डिसऑर्डर उन्होंने डायग्नोज कर लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डायग्नोज किया किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, नाउ कैन दैट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फॉर दैट पेशेंट और नॉट? इफ यू कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, इट इज़ रियली गुड, ठीक है, ये आपकी इसमें प्रैक्टिस एंड रिविजन भी होगी, एंड मैं इसका आंसर दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, क्लास 2 में, ठीक है। तो आज के लिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट होमवर्क ये है कि आप बताइए कि क्या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है या नहीं, ठीक है। सो ये था हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, एंड देन कम्युनिटी साइकोलॉजी। कम्युनिटी साइकोलॉजी क्या होती है? ऑफ कोर्स यहाँ पे जो कम्युनिटी वाइड मेंटल हेल्थ है उस पे काम किया जाता है। कोई भी जो साइको एजुकेशन होती है वो कम्युनिटी लेवल पे दी जाती है, लोगों को उनको गाइड किया जाता है ना, पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, अवेयरनेस को कैसे लाना है चीज़ों को, वो सब चीज़ें यहाँ पे कम्युनिटी साइकोलॉजी में आपकी आती हैं, ठीक है। सो दिस इज कम्युनिटी वाइड, बेसिकली ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ यहाँ पे इसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। देन इज योर कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी जैसे आपके बिजनेस के फील्ड में ये होती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कोई भी अगर प्रोडक्ट आ रहा है उससे रिलेटेड उसका एड आता है, एडवर्टीजमेंट आती है, उससे रिलेटेड उसकी मार्केटिंग होती है ना, पैकेजिंग होती है। तो ये सब क्या है? ये सब एक जो कंज्यूमर है, हम लोग जो है हम कंज्यूमर हैं, अगर हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी साइकोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए वो उसकी वैसी पैकिंग बनाते हैं, वैसी एडवर्टीजमेंट करते हैं, उस हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसी फील्ड को कहते हैं हम कंज्यूमर साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक कंज्यूमर की साइकोलॉजी को मद्देनजर रख के ही की जाती हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में, ठीक है। सो पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, वैसे तो आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, इतना बड़ा एग्जांपल है हमारी कंट्री में जियो की सिम्स का। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने ये उस टाइम पे खरीदी थी कि नहीं। आई थिंक अराउंड 2016 के आसपास की बात है ये, तब जियो ने फ्री में सिम जो है वो अवेलेबल कराई थी, बिकॉज दे अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स, है ना, कि जितना फ्री में ऑफर करेंगे आप तो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा जो है कंज्यूमर्स ले लेंगे उस चीज़ को। एंड अगर आप चाइना की जो देखें स्ट्रैटेजी, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने सस्ते आते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपकी बेसिकली कंज्यूमर साइकोलॉजी में आ जाती हैं, है ना, मार्केटिंग साइकोलॉजी और ये ऑल अदर थिंग्स, ठीक। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन आता है हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी।
ठीक है। काउंसलिंग साइकोलॉजी आपने पढ़ा भी होगा। काउंसलिंग साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे हम लोगों को हेल्प करते हैं, ठीक है, पर्सन्स को हेल्प करते हैं इन देयर डेली लाइफ इश्यूज, या कुछ स्मॉल लेवल के इमोशनल ट्रबल्स हुए या रिलेशनशिप इश्यूज हुए, तो उनमें हम उनको गाइड करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग साइकोलॉजी आती है, ठीक है। देन आती है योर एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या आता है, अभी इसमें क्लासरूम डायनामिक्स आते हैं, ठीक है, और टीचिंग के स्टाइल आते हैं। आपने देखा होगा ना आजकल कितना टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता जा रहा है, कितना इंटरेक्टिव जो क्लास का एनवायरनमेंट है वो होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें आती हैं ये भी आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती हैं, टू डेवलप न्यू टेक्निक्स, न्यू आइडियाज ऑफ एंगेजिंग चिल्ड्रन इनटू द क्लासरूम्स, है ना। तो लर्निंग टेक्निक्स हो गई, टीचिंग स्टाइल हो गए, क्लासरूम डायनामिक्स हो गए, ठीक है, वो सब आते हैं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी में, ठीक। ओके, नेक्स्ट है आपका एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ पे इट इंटर रिलेट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज टू ह्यूमन बिहेवियर। अब आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है ना। जो लोग पहले तो क्या था कि जो लोग सिर्फ टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं वो ही टेक्नोलॉजी के संपर्क में रहते थे, एंड बाकी के लोग जो हैं उनका टेक्नोलॉजी से इतना वास्ता नहीं होता था, उनकी डेली लाइफ ऐसे ही चल रही होती थी। लेकिन आज की डेट में क्या है कि हर कोई जो है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हर किसी को टेक्नोलॉजी से रिलेट करना पड़ रहा है, ठीक है, इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, ठीक। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, कैमरा मेरे सामने है, फ़ोन जो भी है, तो वो एक इंजीनियरिंग डिवाइस है ना, टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, ये एक टेक्नोलॉजी का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो अब जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इससे कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे इंटरेक्ट करता है। अब अगर कि ये इतना टफ होता कि मुझे समझ ही नहीं आता तो क्या मैं इसको यूज़ करती, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। अगर मुझे कैमरा इस टाइप का बनाया होता कि हमें बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा तो हम उसे यूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर एक बहुत एफिशिएंट कैमरामैन्स जो होते हैं, प्रोफेशनल कैमरामैन्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है कोई भी कैमरा, उसको उसकी सेटिंग्स करना एंड ये सब प्रॉपर, उसमें उसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन अपने फ़ोन में कैमरा कैसे यूज़ कर सकता है, डायरेक्टली कैमरा की एप्लीकेशन ओपन की, कैमरा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है वो कंपैटिबल बनाई जाती है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ताकि एक वो जो स्मूथ इंटरेक्शन है उनका वो हो सके, ठीक है। तो ये हो गई प्रोडक्ट की बात। इसी तरह कोई भी सर्विसेज अगर आप ले लें, ठीक है, इंटरनेट जैसे अगर हम यूज़ करते हैं तो इंटरनेट सिंपली हमें बस अपने फ़ोन में डेटा ऑन करना है, कनेक्ट हो जाता है, हमें नहीं मतलब उस चीज़ से कि वो कैसे एट द बैक एंड कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का ह्यूमन बिहेवियर के साथ एक सिंप्लीफाइड तरीके में इंटीग्रेशन है कि उसको हम सिंपल तरीके से यूज़ कर सकें, हमें उसे यूज़ करते टाइम ऐसा स्ट्रेसफुल ना हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, तो वो चीज़ कहलाती है एर्गोनॉमिक, ठीक है। कि ह्यूमन बिहेवियर के साथ जो है अच्छे से अगर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर पा रही है, वो उसको सपोर्ट कर पा रही है, ठीक है, हमें ऐसा लगे कि हमारे यूज़ की है, हमारे सपोर्टिंग ये चीज़ है ना कि इट इज़ ओवर बर्डन, ओके। तो ऐसी चीज़ को जो कि सपोर्टिव चीज़ है टेक्नोलॉजिकली विद ह्यूमन बिहेवियर, उसको कहते हैं एर्गोनॉमिक, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो इट interrelates engineering technologies to human behaviors. Interrelates engineering technologies to human behavior. ठीक है, टेक्नोलॉजीज में आपके प्रोडक्ट्स भी आ गए, आपके सर्विसेज भी आ गए, यानी कि इट मेंटेन वर्क प्लेस एनवायरनमेंट, ठीक है। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो कंपैटिबल हो, है ना। एक
बैलेंस मेंटेन कर सके। देन योर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, ये भी आपने पढ़ाई होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ का, लीडर्स का बिहेवियर, ठीक है, एंड कैसे हम उसमें एफिशिएंसी ला सकते हैं, कैसे टीम वर्क को हम अच्छा बना सकते हैं, लीडरशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसे अच्छा कर सकते हैं, मोटिवेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में हायरिंग होती है, सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ का, उसमें भी आपकी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है। सो यू कैन से हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यहाँ पे हायरिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ में यूज़ होती है ये, और किस में यूज़ होती है, लीडरशिप में, टीम बिल्डिंग में, और कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं आपकी। एंड उसके बाद मेडिकल साइकोलॉजी, मेडिकल फील्ड में क्या आता है, जैसे पेशेंट्स जो होते हैं इलनेसेस से गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो कई बार उनको भी जो है जो इलनेस होती है उसका इम्पैक्ट जो है उनके वो साइकोलॉजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनकी इमोशनल हेल्थ पे भी पड़ता है। तो ऐसे में जो है मेडिकल साइकोलॉजी का काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी रोल होता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मैनेज द मेडिकल प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जाम्पल एनी इमोशनल बर्डन, एनी इमोशनल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस caused by the illness, ठीक है, to manage स्पेशली जो आपकी लाइफ एंड डिजीज़ होती हैं या काफ़ी सीवियर जो डिजीज़ होती हैं उनसे इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी डिटेरियोरेट कर जाती है, ठीक है। सो टू मैनेज मेडिकल प्रॉब्लम्स, इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, ठीक है, इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, ओके। और कहाँ यूज हो सकती है साइकोलॉजी, ये तो मैं आपको करा ही रही हूँ, इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी दिमाग में आता है तो यू कैन इंक्लूड दैट और यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। मिलिट्री में यूज होती है ना, डिफेंस में, सो मिलिट्री साइकोलॉजी, यहाँ पे क्या रोल रहता है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है साइकोलॉजी का। आप हिस्ट्री भी अगर देखेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शुरुआत कैसे हुई थी, है ना, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये सब चीज़ें जो थी कैसे प्रोसेसेस आ रहे थे। एनीवेज, सो मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स जो मिलिट्री पर्सन्स हैं वो भी स्ट्रेस से गुजरते हैं ड्यूरिंग द वॉर्स एंड एवरीथिंग, या इन जनरल ऑल्सो। तो वहाँ पे उनको सबसे पहली बात कि ये साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देन इट इज़ यूज टू नो द साइकोलॉजी ऑफ कोर्स द पीपल ऑफ आवर मिलिट्री एंड देन द पर्सन्स ऑफ अदर्स मिलिट्री, ठीक है। तो उनकी भी साइकोलॉजी को ये समझने की कोशिश करते हैं, तो इनका बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, ठीक है। सो दे प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ मिलिट्री फोर्सेस विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, ठीक। एंड ऑफ कोर्स जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। देन योर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी,
एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का क्या रोल है, यहाँ पे रिसर्च की जाती है एंड सॉल्व करने की कोशिश की जाती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है इंसान की जो वेलबींग है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि स्पेशली अभी पिछले कुछ दिनों में जो है दिल्ली के AQI के बारे में कितनी ज़्यादा बात थी एंड लोग सच में कितना स्ट्रेसफुल थे उस चीज़ को लेके, है ना। या फिर जैसे अरावली हिल्स वाली चीज़ थी, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कितना ज़्यादा स्ट्रेस से लोग उस टाइम पे गुजरे थे। तो यू कैन सी कि अगर एनवायरमेंट अच्छा नहीं है हमारा, है ना, तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स अवर वेलबींग, ठीक है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए ये फील्ड जो है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी का आपका काम करता है, रिसर्च करता है एंड सॉल्यूशंस निकाल के लेके आता है कि व्हाट कैन बी डन, ठीक है, इन ऑर्डर टू एनहांस द वेलबींग एंड लिविंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। देन और हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या आता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, जो पर्सन्स हैं स्पोर्ट्स में, है ना, एथलेटिक पीपल हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, या अगर वो किसी स्ट्रेस में हैं तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताने के लिए, ठीक है, टीम स्पिरिट बिल्डअप करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, ठीक। देन है आपका हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी क्या होता है, हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल वेलबींग के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी आपका पिक्चर में आता है। स्पेशली अगर आप यहाँ पे देखें मेडिकल साइकोलॉजी, तो एक कहीं ना कहीं जाके हेल्थ साइकोलॉजी एंड मेडिकल साइकोलॉजी कई बार ओवरलैप भी कर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आता है, ठीक है। देन 24th रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। जिसका कि हम अभी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। एंड इसकी डेफिनेशन, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। तो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में बेसिकली हम किस पे काम करते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पे, या हम कम्युनिटी केयर भी प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे करते हैं, एंड बेसिकली वी वांट टू रिहैबिलिटेट देम इन देयर डेली लाइफ, ठीक है। एंड बी इट एट इमोशनल लेवल, एट साइकोलॉजिकल लेवल, ये सब चीज़ों पे हम काम करते हैं, ठीक है। एंड एक रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट का काम क्या रहता है, एसेस करना इश्यूज़ को, डायग्नोज करना, उनको काउंसिल करना, इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, है ना। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं तैयारी, वो बेसिकली कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन काउंसलर के लिए। एक स्टेप इसमें और ऊपर जाते हैं तो रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, ठीक है। सो ये हैं आपके कुछ। अब एक और है, एक और यहाँ पे 25th है, लास्ट है, जो ये भी आपके लिए होमवर्क है। यहाँ मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, आपको मेरे को नाम बताना है उस साइकोलॉजी के फील्ड का, ठीक है। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजी का फील्ड है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को ट्रेन किया जाता है साइकोलॉजी में, लॉ एंड ऑर्डर में, इन चीज़ों में, ठीक है। ये साइकोलॉजिस्ट बेसिकली काम करते हैं क्रिमिनल सस्पेक्ट्स पे, ठीक है, एंड या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे सस्पेक्टेड एरिया पे जहाँ पे कोई क्राइम हुआ हो, या फिर ऐसे पीपल पे जो कि सस्पेक्ट ऑफ सम क्राइम रहे हो, एंड लॉ एंड ऑर्डर की इनको नॉलेज होती है, इनको साइकोलॉजी की नॉलेज होती है, ठीक है। ये क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ये वाली एक साइकोलॉजी की सब फील्ड है। इस फील्ड का नाम आपको मुझे बताना है कि क्या है, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ, ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो। इसका भी आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था
आज के होमवर्क का कि क्या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैन अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। सेकेंड क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज दिस, जहां पे कि अ साइकोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट criminal behavior, law and order, they assess the crime suspect, crime location or the suspect of the crime। ठीक है, तो उस ब्रांच को क्या कहते हैं या उस सब फील्ड को क्या कहते हैं साइकोलॉजी की, सॉरी, वो आपको बताना है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन्स में दिखा देती हूँ सो दैट इफ यू वांट यू कैन नोट देम डाउन। ओके, सो ये 1 बाय 1 यहाँ आपको सारी स्क्रीन्स विजिबल होंगी, सो यू कैन नोट देम डाउन इफ़ यू वांट। एंड आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। एंड इफ़ इट वॉज यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर यू, यू लाइक्ड इट, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन आई वुड रिपीट कि टाइम बहुत कम है, तो आपको प्रिपरेशन रिग्रेस मोड में करनी पड़ेगी इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जाम। ठीक है, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, take care. Bye-bye.